सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार श्री विद्यार्की में। आज जो हम आपको जो है एग्रोनॉमी के जो है 10 प्रश्न की प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन उस 10 प्रश्न के माध्यम से मैं आपको जो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन तैयार करा दूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्न नंबर 1, धान की कौन सी प्रजाति सीधी बुआई हेतु उपयुक्त है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए ऑप्शन लूनाश्री, बी फाल्गुना, सी बाला, डी जलमग्न। तो सी आपका ऑप्शन सही होगा। सी आपका ऑप्शन जो बाला है वो सही है। तो मैं इन सब का भी विस्तृत वर्णन कर दे रहा हूँ। लूनीश्री और IR8 सीधी लवणता रोधी किस्में हैं। फाल्गुना धान की ऐसी किस्म है जो लौह सांद्रता के प्रति प्रतिरोधी है। बाला धान की सीधी बुआई है तो उपयुक्त किस्म है, तो यही जो है सीधी बुआई है तो उपयुक्त किस्म है। जलमग्न धान की ऐसी किस्म है जो अधिक जल में उगाई जाती है। ये जो है जिस क्षेत्र में अधिक जल भराव रहता है, उसी क्षेत्र में ही जलमग्न धान की बुआई की जाती है, जो अच्छा पैदावार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर GS खुश के द्वारा कौन विकसित हुआ? गोल्डन राइस, सुपर राइस, SRI, उपयुक्त में से सभी। गोल्डन राइस जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है। यह विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। सुपर राइस को विकसित डॉक्टर GS खुश द्वारा किया गया, जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में कार्यरत है, उसके द्वारा विकसित किया गया। SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेडागास्कर में विकसित हुई। इसकी रोपाई जो है 25 × 25 सेंटीमीटर पर करते हैं। बीज दर 4 से 6 kg प्रति हेक्टेयर होता है। ये इसमें जो है ऑर्गेनिक खेती बहुत ही अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक की जाती है। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन तैयार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 है, ये 2 नहीं, ये 3 है, ठीक है। धान की फसल में सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन से है? तो आंसर में है सिलिकॉन, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और बायो फर्टिलाइजर। इसका आंसर जो सही होगा वो सी होगा। कौन सा? सी आंसर इसका सही होगा। सिलिकॉन एक आवश्यक पोषक तत्व है धान के लिए। इसकी कमी से पौधे नरम और ड्रूपी हो जाते हैं। इसकी पूर्ति पेनकल निकलते समय करनी चाहिए। धान के पौधे में पेनकल निकलते समय इसकी पूर्ति करनी चाहिए, कि यह धान के लिए जो एक आवश्यक पोषक तत्व है। धान का पौधा नाइट्रोजन को अम्लीय रूप में ग्रहण करता है, इसलिए जो है, क्योंकि जितने भी ज़्यादा पानी चाहने वाली फसलें जो पानी में डूबी रहती हैं, उनमें जो है नाइट्रोजन को जो है अमोनिकल फॉर्म में ग्रहण करते हैं। इसलिए वहाँ जो है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया ना दे करके अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, या अमाइड रूप में होता है, ठीक है। धान में जैविक फर्टिलाइजर एजोला, नीलहरित शैवाल और जो है एजोटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। धान के खेत में अधिक पानी होने पर की दशा में जो है एजोला का प्रयोग करते हैं। धान में जो नाइट्रोजन उपयोग क्षमता है, क्या नाइट्रोजन के प्रयोग की जो क्षमता है वो 30 से 40% और फास्फोरस जो है फास्फोरस 16 से 20% है। कितना? 20%। जो हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो धान की जो फसल होती है वो 30 से 40% ही प्रयोग करती है, बाकी बेकार चला जाता है। और फास्फोरस जो है 16 से 20% प्रयोग करते हैं, बाकी सारे बेकार चला। धान की फसल में नाइट्रोजन ज्ञात करने के लिए हम लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करते हैं। कौन सा करते हैं? लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, धान की फसल किस माह में बुआई की जाती है? धान की फसल किस माह में बुआई की जाती है? तो 4 आंसर दिए गए। ऑप्शन ए जून जुलाई, बी मई जून, सी नवंबर दिसंबर, डी मार्च अप्रैल। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मई जून, ठीक। की बुआई मई जून में करते हैं। अमन की बुआई जून जुलाई में करते हैं। बोरो की बुआई नवंबर दिसंबर में करते हैं। तो इस तरीके से जो है
3 मुख्य फसल हैं धान की। अमन जो है ये मुख्य फसल ये मानी जाती है उत्तरी भारत की। और इस तरीके से हमने आपका 4 क्वेश्चन तैयार करा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, चावल के लिए कार्डिनल तापमान क्या होता है? ऑप्शन है ए 20 से 25, 30 से 32, 30 से 40। और ये 40 ना होकर के ये जो है 34 होना चाहिए, 30 से 34, ठीक है। तो ऑप्शन एक है 20 से 26 से 30, तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वो 30 से 32। चावल के लिए कार्डिनल तापमान जो होता है 30 से 32 होता है। गेहूं के बीज के अंकुरण के लिए जो उचित तापमान था 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। मक्के की वृद्धि के लिए 30 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। चावल का कार्डिनल तापमान जो है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। और ज्वार की उचित वृद्धि के लिए 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। तो मतलब इन फसलों के लिए जो है ठंडा मौसम नहीं चाहिए, लेकिन मक्का एक ऐसी फसल है जो खरीफ, रबी, जायद तीनों मौसम में उगाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, मक्के की फसल में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? मक्के की फसल में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? तो ऑप्शन 4 है इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए क्राउन या शीर्ष जड़ें, सेमिनल जड़ें, प्रोप जड़ें, उपयुक्त सभी जड़ें। तो मक्के में जो है जो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा मक्के में उपयुक्त सभी जड़ें पाई जाती हैं। कौन सी? सभी जड़ें पाई जाती हैं। क्राउन या शीर्ष जड़ें नर्सरी अवस्था पर पाई जाती हैं। सेमिनल जड़ें पोषण के लिए अस्थायी जड़ें होती हैं। जो सेमिनल जड़ें होती हैं वो पोषण के लिए अस्थायी जड़ें होती हैं। प्रोप जड़ें तने को सहारा प्रदान करती हैं। तो ये प्रोप जड़ें जो तने को सहारा प्रदान करती हैं, आप देखे होंगे कि वो जो है बाहर की तरफ वो ऐसे बड़ी बड़ी सी रहती हैं और जो है वो सहारा प्रदान करती है। ये क्राउन या शीर्ष जड़ें नर्सरी अवस्था में जो है पाई जाती हैं एक कुछ दिन के बाद। तो इस तरीके से आपका 6 क्वेश्चन तैयार हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, धान फसलों में रिक्लेमेशन बीमारी का क्या कारण है? तो ऑप्शन 4 दिए गए। ऑप्शन ए जिंक, ये सिंक ना होकर के ये जिंक होगा, आप इसको जिंक पढ़ें। जिंक सल्फेट की कमी, Fe की कमी के कारण, कॉपर की कमी के कारण, H2S की कमी के कारण, ठीक है। H2S की कमी नहीं होता है, कमी नहीं होगा, ये H2S की ज़्यादा है, ठीक है। तो धान में खैरा रोग जिंक सल्फेट की कमी के कारण होता है। धान का फसल जो है पीला हो जाता है। धान के सफ़ेद आँख रोग जो है Fe की कमी के कारण होता है। धान फसलों में रिकमेलेशन बीमारी कॉपर की कमी के कारण होता है। चावल या धान में अकीओची रोग H2S की विषाक्त के कारण होता है। जब इसका जो है H2S जो की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब जो है वो जो है चावल में अकीओची रोग हो जाता है। तो 7 क्वेश्चन मैंने आपका तैयार कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए पुष्प निकलते समय, शीर्ष मूल निकलते समय, सी पुष्प पेनिकल निकलते समय व दुग्धावस्था, सिल्क तथा टेसल निकलते समय, ठीक। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा बी, जो है गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था जो होती है वो शीर्ष मूल निकलते समय होती है। वैसे गेहूं में जो सिंचाई की आवश्यकता 6 सिंचाई की पड़ती है, लेकिन अगर 6 नहीं है तो 2 कम से कम होना ही चाहिए, ठीक। ज्वार तथा बाजरे में पुष्प निकलते समय सिंचाई की क्रांतिक अवस्था रहती है।
गेहूँ में शीर्ष मूल निकलते समय सिंचाई की क्रांतिक अवस्था रहती है। और जो है वो धान की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था पेनकल निकलते समय और दुग्धावस्था के समय रहती है। मक्का की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था सिल्क तथा टेसल बनते समय रहती है। तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन आपने में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, पौधे रोपित धान में साधारणतः प्रयोग होने वाला खरपतवारनाशी है। तो ब्यूटाक्लोर, सल्फोसल्फुरान, 2,4-D, पेंडिमेथिलिन। तो धान रोपित फसल में जो प्रयोग होने वाला खरपतवारनाशी है वो है ब्यूटाक्लोर। ये जो है ब्यूटाक्लोर धान की, आपका ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। ब्यूटाक्लोर धान की फसल में अंकुरण के पूर्व प्रयोग किया जाता है, मतलब खरपतवार के जमने से पहले ब्यूटाक्लोर धान का जो है प्रयोग कर दिया जाता है। सल्फोसल्फुरान गेहूं की फसल में बुआई के 25 से 30 दिन बाद प्रयोग करते हैं। यह केवल जो है गेहूं के मामा और जो पतली खरपतवार पत्ती वाले हैं उनको मारता है, बाकी चौड़ी पत्ती वाले को ये नहीं मारता है। उसमें मेटासल्फुरान का जब मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? मेटासल्फुरान को मिला देते हैं तो ये चौड़ी पत्ती वालों को भी मार देता है। 2,4-D का प्रयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए करते हैं, चाहे वह खरीफ की सीजन हो, धान हो की फसल में हो या गेहूं के फसल में हो। चौड़ी पत्ती के जितने भी खरपतवार होते हैं उनको ये नष्ट कर देता है। पेंडिमेथिलिन दलहन फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए अंकुरण के पूर्व प्रयोग किया जाता है। मतलब पेंडिमेथिलिन का जो है ये दलहनी फसलों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन खरपतवार के जमने के पहले किया जाता है। इसको प्री इमर्जेंस कहते हैं। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन मैंने आपको तैयार कर दिए इस तरीके से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, गेहूं की फसल प्रश्न नंबर 10, गेहूं की फसल कटाई करते समय नमी कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए 10%, बी 20 से 25%, सी 5%, डी कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन डी दिया गया है वही आपका आंसर होगा। आंसर डी सही है। ठीक है, गेहूं के भंडारण के समय दाने में नमी 10% होनी चाहिए। गेहूं के फसल की कटाई करते समय दाने में नमी 20 से 25% होनी चाहिए। और अन्न फसल में, मतलब जो अन्न की फसलें जैसे गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, इन सब की फसलों में जो अन्न फसल में सबसे अधिक वसा बाजरा में मिलता है, जो 5% होता है, जो कि ना तो गेहूं में मिलता है, ना धान में चावल में मिलता है, ना ज्वार में मिलता है, ना मक्का में मिलता है, ना जौ में मिलता है। इसमें वसा जो है सबसे अधिक होता है, 5%। तो इस तरीके से मैंने आज आपको 10 प्रश्न की प्रैक्टिस कराए और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से मैंने लगभग 35 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो इस तरीके से आपके जो है 35 से के लगभग क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। इनको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके जो आने वाली आगामी परीक्षा है उसमें अवश्य फंसेगा। तो इसी आज की परिचर्चा आज यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।